भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। एक मंत्र को सांगोपांग यदि किसी राजनेता ने धारण किया तो उसका नाम भाई पटेल है। उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर के अंतिम क्षण तक 75 वर्ष की आयु तक उन्होंने जो श्रम किया, मेहनत की, देश की एकता अखंडता की रक्षा के लिए मेहनत की, और जहां जिस पद पर वो रहे उन्होंने इस पद को गरिमामंडित किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री वही होते, लेकिन गांधी ने उन्हें समझा बुझाकर जीते हुए पक्ष, वोट से ये जीत चुके थे प्रधानमंत्री पद के नाम पर, लेकिन वे मान गए और देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को बनाया गया, ये सभी जानते हैं। निश्चित रूप से उनका सरल स्वभाव हमारे देश को कमजोर कर दिया। यदि वे प्रधानमंत्री होते तो हमारे देश में पाकिस्तान जैसा चेहरा आज भारत को खटकता नजर आ रहा है नहीं, और पूरे विश्व में भारत की छवि अलग होती, राष्ट्र के रूप में पहले से ही जाने जाते। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर उनकी जन्म जयंती है उसको एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जो बहुत ही काबिल तारीफ है। निसंदेह हम उन आज कल जो एक बहुत बड़ी घटना घटी गुजरात के अंदर, जिसमें जो झूले वाला पुल टूट करके धर्म का संदेश व्योम में फैलाने का प्रयास करें, और हमारी भारतीय अस्मिता, हमारी भारतीय राष्ट्रीयता, हमारी वैदिक संपदा, हमारी वैदिक संपत्ति, हमारी वैदिक संस्कृति, हमारा जो वैदिक शंखनाद है जिसका मुख्य आधार तृणवंतो विश्वम आर्यम है, और युग प्रवर्तक वेदोद्धारक महर्षि ध्यान जी महाराज ने इतना बड़ा कार्य करके सारे विश्व को एक करने का काम किया था कि वेदों कर लौटो। यदि हम वेदों कर लौट जाते, ऋषि ध्यान की बात को मान लेते, तो आज पूरा विश्व एक होता, आज हमारा ध्वज एक होता, हम एक ओम के झंडे के नीचे होते, हमारा एक अभिवादन मात्र नमस्ते ही रहता। हम नाना प्रकार के अभिनंदनों में और अभिवादनों में फंसते चले जाते हैं। आवश्यकता है आर्यों के महाकुंभ में हमारा एक ही अभिवादन होना चाहिए, जिसका नाम वैदिक अभिवादन नमस्ते ही है। इसलिए हम लोग एक दूसरे को अभिवादन से बराबर में भी चलता है। जब छोटा बड़े को नमस्ते करता है तो उसमें सम्मान भाव, आदर भाव आता है, और बड़ा जब छोटे को उसी नमस्ते से अभिवादन करता है तो उसमें आशीर्वाद भाव स्वतः आ जाते हैं। और समान में जब नमस्ते चलता है मित्र मित्र में, तो वो समान भाव चलता है। इसलिए सम्मान भाव, आशीर्वादात्मक और सम्मानात्मक समान भाव सब कुछ वेद के इस मंत्र में और इस शब्द में है। इसलिए कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हम प्रणाम करके आपको बहुत महत्व कर रहे हैं और नमस्ते करके आपको छोटा दिखा रहे हैं, ये कभी भी नहीं समझना है, क्योंकि ये हमारा आर्यों का महाकुंभ है, और परस्पर अभिवादन हम एकमात्र सबसे अभिवादन करें जिसका नाम नमस्ते है। हम अभिवादन में एक होंगे, हमारा वैदिक ध्वज एक होगा, हमारी मान्यता एक ईश्वर पर होगी, और हम पंच महायज्ञ और हमारी वैदिक संस्कृति यज्ञ संस्कृति है इसको मानेंगे, हमारे 16 संस्कार एक होंगे, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हम आंतरिक दृष्टि से मजबूत होंगे, और बाहर जो हमारा बाह्य आक्रमण है देश के प्रहरियों, हम जागृत हों, क्योंकि व्यक्ति जब जागता है तभी उनकी शक्ति जागती है, ऋचाएं उन्हीं को वर्ण करती हैं। यो जागरा तमृचम कामयन्ते, ये घोषणा है हमारी वैदिक संस्कृति का। इसलिए आइए हम जगाएं और अपने आदर्श विभूतियों को अपने जीवन में अलंकृत करें, तभी हमारा देश सुरक्षित होगा हर दृष्टि से। और हम राष्ट्रीय एकता दिवस पर हम अपने गौरवशाली अतीत की रक्षा किस प्रकार कर पाए, हमारा देश किस प्रकार सबल बना रहे, और हम हर प्रकार से विकसित देश में गिने जाए, इसके लिए हमारा जी तोड़ प्रयास होना चाहिए।
पटेल के प्रति हम बिल्कुल अभिनंदित हैं और उनके चरणों में अर्थात उनके आदर्शों की रक्षा में हम एकजुट होकर के उनको सादर नमस्ते करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम सुनाई पड़ रहा था 5-7-10 मिनट का। ओम ओम क्या हो गया? सुनाई दे रहा है ओम सुनाई नहीं पड़ रही क्या? मैं निवेदन करूंगा सम्मानित श्री आवाज नहीं मिली। अरे डॉक्टर राकेश कुमार जी आप आ जाए। सम्मानित राकेश जी हमारे सुप्रसिद्ध इतिहासकार सम्मानित राकेश कुमार जी आप आइए। नहीं मैं तो सब खुला। सम्मानित राकेश कुमार जी मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी आ गई जी आइए स्वागत है। ओम या मेधाम देव गणः पितरश्चोपासते तया मध्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु। आज के आर्यों के इस महाकुंभ में उपस्थित आदर और सम्मान के योग्य पंडित पुरुषोत्तम मुनि जी, आदरणीय अनिल नरोला जी, इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक, संचालक, नियामक, आदरणीय लखनलाल आर्य जी, श्री बलराम सेन जी, आदर और सम्मान के योग्य मेरे से पूर्व वक्ता रहे माननीय डॉक्टर व्यास नंदन जी, आदरणीय बहन श्रीमती दया आर्या जी, आदर और सम्मान के योग्य वेद प्रकाश शर्मा जी, और अपने मंचासीन उपस्थित सभी सज्जनों, देवियों, मातृशक्ति। अभी जैसा कि कार्यक्रम की प्रस्तावना के रूप में अपना संबोधन देते हुए आदरणीय डॉक्टर व्यास नंदन जी ने बताया कि आज हम राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं और आज का हमारा ये राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के महानायक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए समर्पित है। निश्चित रूप से उनका कार्य अभिनंदनीय है और यदि वह नहीं होते तो इसमें भी दो राय नहीं है कि नेहरू जी जैसे देश के पहले प्रधानमंत्री के रहते हुए देश के भीतर ही नया पाकिस्तान बन सकता था। अपनी लौह इच्छा शक्ति के आधार पर और एक मजबूत व्यक्तित्व के आधार पर सरदार पटेल ने देश के कई टुकड़े होने से बचाया। गद्दारों ने उनके साथ गद्दारी करते हुए बहुत देर तक उनको सम्मानित नहीं होने दिया। 1984 में जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उस दिन के अखबार की मुझे याद है 31 अक्टूबर 84 को आज के दिन एक छोटी सी न्यूज लगी थी जिसमें 7-8 पंक्तियां थीं।
कि आज देश के पहले गृह मंत्री की जयंती है और उसको भी आज मनाया गया, ऐसा 1 नवंबर 1984 को समाचार आया था। समाचार पत्रों ने भी उनकी उपेक्षा करनी आरंभ कर दी थी। जब हमारे आंखों देखते देखते देश के वीर नायक, इतिहास नायक इस प्रकार भुलाए जा सकते हैं, तो इससे पहले क्या हुआ होगा, ये कल्पना करने की बात है, सोचने की बात है। आज के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने उनकी 182 फीट मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित कराई है। एक प्रकार से ये दिखाया है कि देश के नवनिर्माण में, राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में उनसे अधिक ऊंचाई पर कोई नहीं है। प्रतिमा ने ही यह संकेत दे दिया। कुछ ऐसे बरसाती मेंढक जमीन से निकलकर बाहर आए और टर्राने लगे, कहने लगे कि इस मूर्ति पर इतना खर्च करने की क्या आवश्यकता थी। देश के सामने तो बहुत सारी और दूसरी समस्याएं खड़ी हैं, उनके समाधान की दिशा में सरकार को सोचना चाहिए था। ऐसे लोगों से पूछा जा सकता है कि आपने गांधी जी, गांधी परिवार, नेहरू परिवार के लिए इस देश में अरबों खरबों की प्रॉपर्टी तो अकेली दिल्ली में डाल दी। इतनी प्रॉपर्टी कि जिससे एक छोटे प्रांत का पूर्ण विकास हो सकता है। इतनी प्रॉपर्टी, राजघाट, शांतिवन, वीर भूमि, ये सारी की सारी जो, और इसके अतिरिक्त जो उनके नाम पर हजारों मेमोरियल ट्रस्ट और उनकी प्रॉपर्टी और उनके आधार पर जो उनके अन्य प्रतिष्ठान चल रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का बजट भी बन जाए तो भी कोई गलत नहीं होगी। तो ये जब एक वीर योद्धा को सही सम्मान देने का समय आया तो उस पर इनको आपत्ति हुई। आपत्ति करने वाले लोग यदि साल भर में जितने हिंदुस्तान से हज के लिए जाते हैं वो हज पर जाना छोड़ दें और उस पैसे को गरीबों के कल्याण के लिए दे दें और फिर सरदार पटेल की प्रतिमा का विरोध करके दिखाएं। विरोध करके दिखाना अलग चीज है, कुछ करके दिखाना अलग चीज है। लेकिन इन सब चीजों से हमको भ्रमित नहीं होना चाहिए। जैसे आर्य समाज अपने आप में इस तरीके से पेश आया, जब हमको पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में मिला तो उन्होंने जितने कारखाने खुलवाए थे उनको कहा कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। वो सारे के सारे संवेदना शून्य, हृदयहीन मंदिर खड़े किए तथाकथित रूप से, और उन्होंने हृदयहीन और संवेदना शून्य समाज का निर्माण कर डाला। मशीनें कभी मंदिर का काम नहीं करती। नेहरू मंदिर संस्कृति को नहीं जानते थे, माना कि आर्य समाज उनका विरोधी है, परंतु आर्य समाज अपने आर्य समाजों का निर्माण भी करता है, जिनको भी उनको भी अब आजकल हम आर्य समाज मंदिर कहने लगे हैं। प्राचीन काल में जब आर्य
लोग उनके गुरुकुल में प्राचार्य लोग हुआ करते थे, तो उस समय वो सारे के सारे जहां से गुरुकुल से वेदों की शिक्षाएं दिया करते थे, उनकी वो पीठ ही कालांतर में मंदिर में परिवर्तित हो गई। इस तरीके से एक अच्छी परंपरा कालांतर में ढोंगी पाखंडी लोगों के हाथों में चली गई। ये होता भी है। इस प्रकार से यदि हम आज आकर के देखते हैं, ये एक सज्जन कह रहे हैं कि मुझे वेद पर बोलना चाहिए, दूसरे सज्जन उसको जवाब दे रहे हैं कि ये इतिहासकार हैं, इतिहास पर ही बात हो रही है, इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि सावन के महीने में फागन के गीत अच्छे नहीं लगते हैं। विषय अगर इतिहास का है तो इस पर प्रसंगवश उसकी चर्चा हो सकती है। जब उस विषय के पारंगत विद्वान यहाँ बोलते हैं तो तब अपनी बात कहें आप, अनावश्यक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सरदार पटेल पर ही बात रखूंगा और इतिहास पर रखूंगा, क्योंकि इतिहास पर बोलने के लिए वक्ता के रूप में बुलाया गया हूँ। आप बोलिए सम्मानीय राकेश कुमार जी, आप बोलिए। सरदार पटेल के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 31 अक्टूबर 1875 में उनका जन्म हुआ था और गुजरात के नादियाड़ में उनका जन्म हुआ था। उनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल और भाई का नाम भी सरदार विट्ठल भाई पटेल। लॉ के लिए जा रहे थे, डिग्री लेने के लिए विलायत से उस समय बैरिस्ट्री करके आना होता था। तो जब वहां से चिट्ठी आई तो वीवी पटेल के नाम से आई। उनकी जीवनी में लिखा गया है, उन्होंने बताया है कि बड़े भाई ने कहा कि नाम से तो कोई जानकारी हो नहीं रही, फोटो लगा नहीं है, तो तेरे से पहले यदि मैं कर लूं बैरिस्ट्री तो अच्छा रहेगा। इनके कागजों पर वो जा करके वहां से करके आए। इस तरीके से इनके इस पारिवारिक प्रेम का, अटैचमेंट का, पारिवारिक लगाव का पता चलता है। 31 वर्ष की अवस्था में इनकी पत्नी का देहांत हो गया था और उसके पश्चात आजीवन देश सेवा के लिए संकल्प लिया, चरित्र पर कोई दाग नहीं आने दिया। देश का पहला प्रधानमंत्री भी था और उसी के साथ काम करने वाला ये व्यक्ति भी थे। नेहरू ने इनसे कहा था कश्मीर के लिए, कश्मीर में मैं सेना नहीं जाने दूंगा। इन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री हूं। इन्होंने पीछे लौट करके कहा था, मिस्टर नेहरू, आप मंत्रियों में प्रथम हैं, मंत्रियों में प्रथम हैं। प्रधानमंत्री होने का अभिप्राय यह नहीं है कि आप हमारे तानाशाह हैं। मंत्रियों में प्रथम हो, प्रथम स्थान केवल आपका है, बाकी कैबिनेट में जब बैठते हैं सब बराबर के होते हैं। आप समझ लीजिए अपनी औकात। ये कहने वाले कोई हो सकते थे तो सरदार पटेल हो सकते थे। यही सरदार पटेल, इन्हीं के लिए लॉर्ड माउंटबेटन कहा करता था कि जब मैं भारतवर्ष में नेहरू से बात करता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि अभी मुझे गांधी जी से और सरदार पटेल से भी बात करनी है, और जब मैं नेहरू से गांधी से बात करता हूं तो भी मुझे ये रहता है कि अभी गांधी और सरदार पटेल से बात करनी है। पर जब मैं पटेल से बात करता हूं तो मैं सोच लेता हूं कि अब हिंदुस्तान में मुझे किसी से बात नहीं करनी। जो कह दिया वो मजबूत है, इसलिए वो लौह पुरुष था। उसकी तुलना किसी बिस्मार्क से करनी उसके व्यक्तित्व को घटाना है।
इसको मैं केवल बोलने के लिए, ताली बजवाने के लिए नहीं कह रहा हूं। बिस्मार्क ने अपने देश के उन टुकड़ों को एक साथ लाने का प्रयास किया था जो विभिन्न राष्ट्रीयताओं से बनकर के जर्मनी का निर्माण कर रहे थे। बिस्मार्क का जन्म 1815 में उस समय हुआ था जिस समय नेपोलियन संसार से गया था, लगभग जाने की तैयारी में था। और उस समय वो क्या कर रहा था? नेपोलियन बोनापार्ट अलग अलग देशों के टुकड़ों को लेकर के, जैसे हिंदुस्तान का कुछ टुकड़ा उसको दिखाई दिया रात में कि हिंदुस्तान का टुकड़ा इतना जम्मू कश्मीर की तरफ से काट करके पाकिस्तान को दे दिया जाए, और पाकिस्तान का इतना लेकर के अलग दूसरे को दे दिया जाए। इस तरीके से ऑस्ट्रिया के चांसलर ने अपने मकान में, अपने ऑफिस में लगे हुए, अपने ड्राइंग रूम में लगे हुए यूरोप के नक्शे को अपने लोगों से कह करके हटवा दिया था। और क्यों हटवा दिया था? ये कह करके हटवाया था कि उसके दिमाग में रात को कीड़ा उठेगा और सुबह वो कहेगा हंगरी का इतना पार्ट काट करके उसके पड़ोसी को दे दिया जाए, इटली का इतना काट करके उसके पड़ोसी को दे दिया जाए। इसका कोई औचित्य नहीं रहा यूरोप के मानचित्र का। इसलिए इसका क्या लाभ है? हटाइए इसको। जब ऐसे ऐसे टुकड़े अलग अलग होकर के फेंके जा रहे थे, तब उन विभिन्न वैरायटीज को, उन विभिन्न नेशनलिटीज को उसने एक करने का प्रयास किया था, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं आया। लेकिन भारत में जब कुछ हो रहा था तो भारत में विभिन्न नेशनलिटीज नहीं थी, एक ही था भारत। एक तरफ तो हम ये कहें कि हमारे यहाँ पर स्वराज्य का चिंतन ऋग्वेद में दिया गया है, एक तरफ हम पीछे से लेकर के आए कि राष्ट्र की सर्वोत्कृष्ट परिभाषा हमारे यजुर्वेद में दी गई है, और एक तरफ हम कहें कि उस समय हम इतने टुकड़ों में बटे हुए थे कि 563 रियासतें यहाँ पर हो गई थी। ये दो रंगी सी बात हो जाती है। मैं बताना चाहूंगा उस समय इतना बड़ा तूफान नहीं आया था जितना बड़ा तूफान दिखाया जाता है, लेकिन तूफान भयंकर से कम भी नहीं था। इसलिए सरदार पटेल की महत्ता बनी रहेगी, परंतु कुछ फैक्ट्स हैं जो समझने चाहिए हमको। 563 रियासतों में से 289 रियासतें तो अकेले काठियावाड़ में थी। हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ते चले जाते हैं, सुनते हैं तो सुनते चले जाते हैं, विचार नहीं करते हैं। यदि आज के 543 एमपीज, लोकसभा के सदस्य जो पार्लियामेंट में जाकर के बैठते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि लगभग आज के जितने क्षेत्र से एक एमपी निकल के जाता है, लगभग उतने ही क्षेत्र का उस समय एक राजा हुआ करता था। 563 और ये 543। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि इतने लगभग बड़े क्षेत्र के तो राजा उस समय थे, परंतु हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की रियासत अपने आप में उस समय सबसे बड़ी रियासत थी, उसके बाद हैदराबाद थी। ये 80-85 हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई रियासतें थी, जहां से आज 10-10, 15-15 एमपी आते हैं। जम्मू कश्मीर की रियासत से भी, जो उस समय की रियासत थी, आज कम से कम 10 एमपी होंगे। कैसे? 6 होते हैं, फिर भी मैं 10 कह रहा हूं, क्योंकि जो पीओके में चला गया है आपके बाद तो बहुत थोड़ा है, 1/3 है, 2/3 उसके पास में है, और जो उसको कब्जे में ले गया पाकिस्तान, जिसको पीओके बोलते हैं, उसकी सीटें जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आज भी रिक्त पड़ी होती हैं। 111 एमएलए वहां पर होते हैं, लेकिन 87 एमपीज का, एमएलए का चुनाव होकर के जाता है। 111, बाकी 24 सीटें इस प्रतीक के रूप में वहां खाली रखी जाती हैं कि हमको शेष पीओके भी लेनी है।
और ये एक पॉजिटिव सकारात्मक तथ्य है भारतीय इतिहास का